नमस्कार दोस्तों। ये मंडी उप निरीक्षक का मॉडल पेपर है। एक हम प्रैक्टिस सेट पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो जो 100 क्वेश्चन के पेपर आने हैं उसको हम 50 करके कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं और आप कोशिश करना जवाब देने की, नोट डाउन करना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे गलत हो रहे हैं और अपना मार्क्स एनालिसिस करना, ठीक है। उसके हिसाब से आप सुधार कर पाएंगे। और आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। किसी का मैथ्स कमजोर है, कंप्यूटर में नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर अगले वीडियो में उसका समाधान आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, अभी देखो थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चन रखें, उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बनते हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ के भी रखे हैं तो समझ लो अगर 50 में आप 30 स्कोर कर रहे हो मतलब 100 में 60 स्कोर करने वाले हो। 50 में 35 कर रहे हो मतलब 100 में 70 करने वाले हो। 50 में 20 कर रहे हो मतलब 100 में 40 करोगे। ऐसे कर लेना, ठीक, ऐसे हिसाब करो। चलो, पहला क्वेश्चन है, मराठा नरेशों ने सुहागपुर जमींदारी पर 1830 ईस्वी में 1115 रुपए वार्षिक टकोली निर्धारित की थी और मराठा द्वारा ठाकुर टोला जमींदारी पर 445 रुपए वार्षिक टकोली निर्धारित की थी। तो देखो, जब कलचुरी आए, इसका जवाब आप जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तब तक आप दे सकते हो। जब मराठे आए तो कलचुरी को बीट करके आए। उसके बाद उनको जमींदारों के साथ अलग अलग संबंध रहे। किसी से वो डरा धमका के पैसे लिए, किसी समझौता किए, किसी की लड़ झगड़ के झपट लिए, ठीक है। वैसे ही सबके साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक, आते आते रुक गया, कोई बात नहीं। मराठा नरेशों ने सुहागपुर जमींदारी पर 1830 ईस्वी में 1115 रुपए वार्षिक टकोली निर्धारित की थी, बिल्कुल सही बात है। और मराठा द्वारा ठाकुर टोला जमींदारी पर 445 रुपए वार्षिक टकोली निर्धारित की गई थी, ये भी सही बात है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, किस मानव शास्त्री के अनुसार पहाड़ी कोरवा जनजाति कोलारियन समूह से निकली जनजाति है? तो ये किसने एनालिसिस किया? ये बोला कोलाबिल डाल्टन ने। किसने? कोलाबिल डाल्टन ने। यहाँ वेरिएट एल्विन मारने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन है ना, अब हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक। कोर्स पर जितने भी एप्लीकेशन जो भी परचेस किया है, कोर्स कोई भी कोर्स हो जहाँ पे छत्तीसगढ़ रहेगा, तो अब हम डीप स्टडी पर काम करेंगे। जितने नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जितने भी सोर्स जहाँ से पीएससी व्यापम सवाल पूछा जा रहा है, सबसे कुछ ना कुछ हम टॉपिक्स निकाल के उसको पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया सही। और हाँ, एक और जानकारी देना चाहूंगा, अभी 26 जनवरी में ऑफर चल रहा है, तो ये 25-26 दोनों तारीख के लिए रहेगा। हालांकि वेट आप मत करें, शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है और आपको एक कूपन कोड लगाना है REPUB40, तो आपको 40% का ऑफर मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, कोर्स हो, सब में। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित कथन की पहचान कीजिए। इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। सन 1878 ईस्वी में बस्तर के राजा भैरम देव की पटरानी जुगराज कुंवर ने अपने पति तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध किया। जी बिल्कुल सही, ठीक। उसके अलावा इस विरोध को बस्तर के सरकारी अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? रानी चोरिस। ये भी बात सही है। यह संघर्ष लगातार 10 वर्षों तक चला? नहीं, यह संघर्ष चला है 8 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए ए और बी सही है, सी गलत है, ठीक है। चलो, पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रसव कराने वाली दाई को क्या कहते हैं? तो ये दगरिन नाम से जानी जाती है। क्या? दगरिन, ठीक है, याद रहेगा। एटलीस्ट जितने विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, क्या बोलो, जितने विशेष पिछड़ी जनजाति हैं 5 और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित 2, तो टोटल 7। इसके बारे में जितना डिटेल हो सके आप उतना पढ़ लीजिएगा। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ निकाल के जितना हो सके उतना डिटेल आपको पढ़ाऊंगा ही। जो एक्चुअल पीएचडी भी किए रहते हैं ना, पूरा रिसर्च किए रहते हैं, वो सब भी कंटेंट में ला के भी अपने कोर्स में डालने वाला हूँ, तो उतना आप पढ़ लेना। एटलीस्ट ये पिछड़ी जनजाति, संभावना बहुत कम है कि वहां से पूछ दे उतना डिटेल, लेकिन जिस दिन पूछेगा आप ही एज ले पाएंगे। जो उतना डिटेल पढ़ रहेगा वही एज ले पाए। क्लियर। चलो, और इसी काम को आसान बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, चाहे वो कहीं पीएससी जहां से क्वेश्चन उठा रहा है, व्यापम जहां से क्वेश्चन उठा रहा है, जिस भी सोर्स से, उसको पूरा एमसीक्यू फॉर्म में करके हम लोग डाल देंगे, ठीक है। क्लियर। चलो, सोना खान जमींदारी के अंतर्गत वंशावली को क्रमानुसार जमाइए। ये परसों की क्लास में मैंने आपको बताया, जब विनय नारायण सिंह जी की बात आ रही थी, जब विद्रोह था, 2 विद्रोह को हमको लाइन से पढ़ना था, बोला एक सोना खान और एक संबलपुर कंपेयर करते हुए। तो इसमें डेट क्या था? 24, 27, 2, 5, 10। 24, 27, 2, 5, 10। 24, 27, 2, 5, 10। तो 24 अक्टूबर का डेट था जब उनकी गिरफ्तारी हुई। 27 अगस्त का जब वो जेल से भाग गए, ठीक है। 2 दिसंबर जब उन्होंने सरेंडर किया, 5 दिसंबर जब उनको पेश किया गया और 10 दिसंबर जब उन्हें फांसी दी गई है। तो ये डेट पढ़ाते पढ़ाते इसी में सोना खान जमींदारी के बारे में मैंने चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था? कि ये 1490 में जमींदारी बनी, है ना। 1490 में जमींदारी बनी भारेंद्र साय के समय में, और
पहले जमींदार कौन थे? बिसाई ठाकुर बिंजवार। कौन से? बिसाई ठाकुर बिंजवार। तो बिसाई ठाकुर पहले। उसके बाद एक और नारायण सिंह आए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लेना, क्योंकि सोना खान जमींदारी से संबंधित सवाल पूछा ही जा रहा है। ठीक है, सवाल बैक टू बैक पूछा जा रहा है। वीर नारायण सिंह से संबंधित सवाल पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में देखो वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसको मिला ये पूछ दिया, मैंने उसको रिलेट करके याद कराया था। वीर नारायण सिंह हमारे हीरो थे, हीरेश सिंह, ये पूछा। ठीक, ईडीए के एग्जाम में कहाँ कितने कौन सी तारीख को पेश किया गया, किसके सामने पेश किया गया, ये सवाल पूछा गया था। तो सवाल बन रहे हैं यहाँ से, इसलिए इसको डिटेल में करना जरूरी है। तो जो वो लाइव क्लास अटेंड किया होगा उससे बना होगा। बिसाई ठाकुर, फिर फतेह सिंह, फतेह नारायण सिंह है ना, फतेह नारायण सिंह, ये वीर नारायण सिंह नहीं है, ये कौन है? फतेह नारायण सिंह। उसके बाद और इंपॉर्टेंट नाम बिसाई ठाकुर, फतेह नारायण सिंह। उसके बाद आते हैं आपके राम साय सिंह या राम राय सिंह। ठीक है, और उसके बाद वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। तो इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो उस हिसाब से बिसाई ठाकुर और देन फतेह नारायण सिंह, देन आपका राम साय और फिर नारायण सिंह। बाद में उनको वीर की उपाधि देती है तो वीर नारायण सिंह रख दिया जाता नाम। तो हिसाब से ऑप्शन डी सही है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में जंगल वॉरफेयर कॉलेज बनने की घोषणा की गई है? तो यह है कर्रे गुट्टालू पहाड़ी, इसी कोई कर्रे गुट्टा पहाड़ी, जिसपे लंबा ऑपरेशन चला 21 दिन का। ठीक है, याद रखना। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो यह किया गया है 9 सितंबर 2025 को। कब? 9 सितंबर 2025 को। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे की शुरुआत कहां हुई? तो मैनपाट रोपाखर जिला से। राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है गोरला पेंड्रा मरवाई। अब हम लोग करंट अफेयर के सेक्शन में जम कर चुके हैं। ठीक, ये मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स 1799 में। ठीक है, मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज भी आप परचेस करें जो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। क्लियर, और ये सीजीपीएससी प्री क्रैश कोर्स अगर कोई परचेस करना चाह रहा है, और करंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज है जो आपके 1500 एमसीक्यू के साथ है। ठीक है, बहुत ही कम फीस पर। ये हमारा एप्लीकेशन है, जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं वो इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी आपको फॉलो करना है भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी में भी फॉलोअर्स बढ़ाने आपको। और ये टेलीग्राम चैनल। माँ मड़वा रानी मंदिर किस जिले में है? तो माँ मड़वा रानी मंदिर है कोरबा जिले में। कहाँ? कोरबा में। चलो, यहां से अब हिंदी लैंग्वेज पे जंप करते हैं। हिंदी लैंग्वेज एकदम कठिन भी नहीं है तो एकदम आसान भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार का है? देखो, सीता नहीं पढ़ती है, तो जो नहीं पढ़ रही है, इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। किस पर? कर्ता पर। कर्ता कौन? सीता। तो कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। याद रहेगा। आदमी पानी का बुलबुला है, इसका मतलब क्या है? मनुष्य जीवन नश्वर है, मतलब बुलबुला बनता है फूट जाता है, बस वैसे ही मनुष्य जीवन क्या है? नश्वर है। रस के अवयव की संख्या कितनी है? तो 4 है। 4। स्थायी भाव कितने प्रकार का होता है? स्थायी भाव तो ये होता है 9 या 11 प्रकार के। कभी 9 लेता है, कभी 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाता है। ठीक है, फिर वी भाव, तो वी भाव 2। एक होता है संचारी भाव 33। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। और एक भाव होता है अनुभाव। अनुभाव कहीं 4 लेता है, कहीं 5 लेता है। ठीक है, सॉरी। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं। देखो, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया पढ़े थे कि सकर्मक जिसमें कर्म मौजूद हो और कर्मक जिसमें कर्म मौजूद नहीं हो। राम खाता है, क्या खाता है पता नहीं। सचिन खेलता है, क्या खेल रहा है पता नहीं। ठीक, तो इस टाइप से आप याद रखें, जिसमें क्रिया नहीं है फिर वह कर्म, जिसमें कर्म नहीं है वह कर्मक क्रिया हो गया, और जिसमें है सकर्मक क्रिया हो गया। अच्छा, उसके बाद एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में भाई, जिस देखो सेंटेंस में 2 कर्म मिले तो द्विकर्मक, एक ही रहा तो एक कर्मक। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे लड़का एक कर्म हो गया और वेद पढ़ाना है, ठीक है, क्रिया है, लेकिन उसके साथ कर्म कहाँ कहाँ प्रभाव दे रहा है? एक वेद में, एक लड़के में। तो लड़के को और क्या पढ़ाता हूँ? वेद। तो 2 कर्म हो गए, इसलिए क्या? 2 कर्म मौजूद है। ठीक है, और ये द्विकर्मक है। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। ठीक है, कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ना धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, बुझने लगा। ठीक है, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। बुझ रहा है कैसे? धीरे धीरे। तो क्रिया का विशेषण बताया, तो क्रिया विशेषण इतना तो हमको मालूम है, लेकिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यह है रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है जिसमें आपको मेथड बताया जाए, तरीका बताया जाए। ठीक, जैसे हमला अचानक हुआ, ऐसे कमेंट आता है नहीं, हमला अचानक हुआ, तो हमला कैसे हुआ? अचानक। ठीक है, धीरे धीरे, इस टाइप का रीतिवाचक मेथड बताया जो। फिर चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एफ्लिक्शन सही है, एपिस्कोपल सही है, ये भी सही है। गलत है, ये देखो सब स्पेलिंग ध्यान से देना,
ये वोसिफेरस होता है, वोसिफेरस। इसका मतलब होता है कि एकदम स्पष्ट तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से अपने विचार को व्यक्त करना, सामने लेके आना। ठीक, तो इनकरेक्टली वर्ड वाला ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम यूज करना है। सेंटेंस दिया हुआ देखो, द स्मोक वॉज बॉदरिंग मी एंड आई डिडंट वांट टू रूइन द पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू सो आई सिंपली वॉकड होम। क्या बोलना चाह रहा है? द स्मोक वॉज बॉदरिंग मी, ऐसा फूक, वो क्या बॉदरिंग मतलब परेशान कर रहा था मुझे, ठीक है। एंड आई डिडंट वांट टू रूइन द पार्टी, मतलब मैं पार्टी खराब नहीं करना चाह रहा था, फॉर ऑल ऑफ यू सो आई सिंपली वॉकड होम, तो मैं इसलिए घर चले गया बोले, ठीक है। तो अब उसको पूछ रहा है सिनोनिम, तो रूइन मतलब बर्बाद करना, खराब करना, और उसका सिनोनिम है डिस्पॉइल। डिस्पॉइल है ना, वैसे डिस्पॉइल। अब इसमें एंटोनिम ढूंढना भाई, एंटोनिम। और देखो कभी कभार एग्जैक्ट विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द नहीं मिलेंगे आपको, मिलता जुलता लेना है, मिलता जुलता सेलेक्ट करना है। तो एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है देखो कुछ करना, काम करना, किसी से थोड़ा अच्छा करना, बेहतर करना, ये उसका मतलब होता है। अब उसका एंटोनिम पूछा है, तो यहां से देखो कोई मतलब नहीं होगा इसके। जो नियर बाई एंटोनिम है वो नेग्लेक्ट, मतलब ध्यान नहीं देना। जैसे एक तरफ कुछ अच्छा करना, एक तरफ नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना। तो 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें भी एंटोनिम ढूंढना है अपने को, यानी कि विपरीत शब्द ढूंढना है। चाइना एक्सपेक्ट टू वेलकम बैक इंडियन स्टूडेंट टू रेज्यूम देयर स्टडी इन द कंट्री। रेज्यूम मतलब क्या होता है? रेज्यूम मतलब कंटिन्यू करना वापस से। जैसे आता है ना पॉज करना फिर रेज्यूम करना, पॉज मतलब रुक जाना, रेज्यूम मतलब फिर कंटिन्यू करना। अब उसका ठीक उल्टा क्या होगा? रोकना, बंद करना। और बंद करना को बोलेंगे सीज। क्या बोलेंगे? सीज। जैसे सीज फायर होता है ना, सीज फायर, सीज फायर। और सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच, मतलब दोनों देश अब नहीं लड़ रहे हैं, रुक गया थोड़े समय के लिए युद्ध। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जहां गलती उसको बता दो और नहीं है तो। द इन्वेस्टर वो पुट ऑफ बाय द डर्टी वेसेज ऑफ द वर्कशॉप, यहां कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। द इन्वेस्टर्स, द बिल्कुल सही यूज हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसलिए वर लगा है। पुट ऑफ बाय द डर्टी वेसेज ऑफ द वर्कशॉप, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। ये देखो मैथ्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। देखो कथन कारण सब डाले। त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखना ये क्वेश्चन का ना जवाब आप ही देना और थोड़ा बुद्धि लगाना। त्रिभुज के 3 कोणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला जवाब, पहला कथन तो ये बोल रहा है कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जी बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज के 3 कोणों में विभाजित किया जा सकता है। जी बिल्कुल। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। अब मुझे बताओ ये कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे बता दो। और दिमाग लगाना, और क्यों होगा उस सवाल का भी जवाब अब मुझे देना, कमेंट बॉक्स में बताना। अपने बुद्धि का प्रयोग करो और कारण है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो चलो ये दोनों तो कट हो गए, ए और बी में से आप जवाब देना, ए और बी में से कि स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। और उसका थोड़ा डिटेल व्याख्या दीजिएगा। ये सवाल देखते हैं। अगर पी क्यू से 20% ज्यादा है और आर क्यू से 20% कम है, पी क्यू से 20% ज्यादा है और आर क्यू से 20% कम है, दोनों को ना क्यू से कंपेयर कर रहे हैं, तो पी क्यू आर ये लिख लेते हैं। क्यू को मैं मान लेता हूं 100, पी क्यू से 20% ज्यादा है, 100 का 20% ज्यादा है यानी कि 120, और आर क्यू से 20% कम है यानी कि ये 80। तो ये पूछ रहा है पी आर से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो प्रतिशत जाने के लिए मैं पहले नॉर्मल कितना ज्यादा है उसको देख लेता हूं, 40। तो पी आर से 40 ज्यादा है। परसेंटेज निकालना है तो देखूंगा आर कितना है भाई, आर 80 है। अब परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करता हूं, ये इससे 2 बार में चले जाएगा, 2 से ये 50 बार में चले जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है। अंकित को 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पॉज करके खुद बना के देखने का प्रयास कीजिए। इजी लगेगा लेकिन है नहीं। देखो 36 किताबें बेचने पर, 36 किताबें बेची, मुझे उसका सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, विक्रय मूल्य नहीं मालूम, तो मैं 36 एसपी मान लेता हूं। एक किताब का कीमत, विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी, 1 एसपी। तो 36 किताब का कितना होगा? 36 एसपी। बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया भाई? ये आ गया। हमारा लॉस कितना हो गया? 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये लो मेरा लॉस हो गया।
तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। अब उसके लिए देखो सेलिंग प्राइस मालूम चल गया, लॉस मालूम चल गया, कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम करना है, ये मालूम चल गया तो मुझे आंसर मिल जाए। अब आपको मालूम है जब लॉस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हानि में फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ना कि एसपी माइनस सीपी। कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 4 एसपी के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना है वही तो निकालना, और सेलिंग प्राइस कितना है 36 एसपी। कॉस्ट प्राइस को इधर ही रखो, ये -36 इधर आके +36 हो जाएगा, तो 36 + 4 कितना हो गया 40, 40 सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है 40 सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब मुझे बताओ लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ वो देखूंगा, और किस पे, कॉस्ट प्राइस पे इनटू 100। लॉस कितने के बराबर है भैया, 4 सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है, 40 सेलिंग प्राइस के बराबर है, इनटू 100। सेलिंग प्राइस कट गया, 4 से ये 10 बार में कट गया, और एक शून्य कट गया, बच गया कितना 10%। 3 लगातार बट्टे 10%, 20% और 50% किस एक बट्टे के समतुल्य है, तो इसमें 10, 20, 30 + 50 80 मत कर देना। एक काम करो, 100 रुपए को कोई सामान मान लो, वास्तविक मूल्य कितना 100 रुपए, इसमें सबसे पहले मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा, बच जाएगा कितना 90। फिर इसमें 20% छूट दूंगा, तो 90 का 20% कितना आएगा 18 आएगा, 18 घटाओगे कितना बचेगा 72। अब इसमें फिर मैंने 50% छूट दे दिया, तो 72 का 50% यानी कि ठीक आधा, कितना 36, बच गया कितना 36। अब आप ये बताओ 100 का माल आपको 36 में मिल जाए, यानी कि कितना कम में मिल रहा है 84, 84 नहीं 64, 64 कम में मिल रहा है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 64 रुपये डिस्काउंट मिल गया, कितने रुपए का आइटम था 100, और परसेंट निकालने के लिए 200 करते ही, तो कट पीट के कितना बच जाएगा 64%। ठीक है चलिए। 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 kg बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन कितना था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और नॉर्मल मेथड से भी। मैं ये मान के चलता हूँ भैया, देखो ये 15 लड़कियां, 15 गर्ल्स प्लस एक टीचर मिलके 16 लोग हो जाएंगे, 16 लोग आगे ना। 15 गर्ल का टोटल वजन निकाल सकता हूँ क्या, कैसे, अरे 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो टोटल कितना होगा 15 × 54 होगा। एक टीचर का औसत वजन, एक टीचर का वजन कितना है, टीचर का वजन नहीं मालूम, मैं x मान लेता हूं। अब ये बताओ टीचर के वजन जोड़ने से औसत किलोग्राम कितना था 54 था, वो 2 kg बढ़ जाता है, तो मैं लिख सकता हूं ये 54 + 2 हो गया जी। अब टीचर को जोड़ दिया तो 15 की जगह 16 हो गए, और वजन 2 किलो बढ़ गया। अब ये देखो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, ये 810 + x बराबर 16 × 56, 16 × 56, 16 छक्के हो जाता है 96, 16 80 80 896। तो ये x को ऐसे रहने देता हूँ, 810 को इधर माइनस करने के लिए भेजा मैंने, तो ये मुझे मिल गया x बराबर 86। तो टीचर का वजन कितना किलो है 86 किलो, टीचर का वजन कितना है 86 किलो है। बोले सर शॉर्टकट तरीका बता दो जी, बिल्कुल। देखो 15 लड़कियों का औसत वजन कितना था 54, टीचर को भी कितना वजन लेके आना चाहिए था 54, तब वो एवरेज मेंटेन रहता, लेकिन टीचर 54 नहीं लाया, उसके आने से 2 किलो बढ़ गया एवरेज में। तो भैया एवरेज में 2 किलो बढ़ा है, तो टोटल कितना पड़ेगा, 15 लड़कियां हैं और शिक्षक को मिला के 16, तो भाई इसको जो बचा हुआ 2 किलो का एक्स्ट्रा वजन है ना, सब इसी को लाना पड़ेगा टीचर को। तो 54 + 32 ये हो गया 86। ये एक लाइन का सवाल था, एक लाइन में बन जाता। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, ये लो भाई 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा चला लिए, फिर दाईं मुड़ जाता है, राइट साइड मुड़ जाता है, तो वह पूर्व दिशा की ओर मुख करेगा जी, बिल्कुल। ये बताओ ये ईस्ट रहता है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो पहला बात तो सही है, कारण जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके दाईं ओर मुड़ता है तो दिशा पूर्व हो जाती है, ये भी सही है। और क्या ये स्पष्टीकरण दे रहा है जी, बिल्कुल। अरे नॉर्थ से राइट मुड़ेगा तो भाई ईस्ट ही पहुंचेगा, तो कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है और फिर दाईं मुड़ता है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करेगा, क्यों, क्योंकि जब कोई उत्तर की ओर देखे और राइट साइड मुड़े तो वो पूर्व ही है। तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे का सही व्याख्या भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये रीजनिंग का भी मैंने कूट वाला डलवा दिया भाई, देखो ऐसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। इसको पॉज करिए और बना के देखिए, सब ऑप्शन ट्राई करके देखिए। उम्मीद है ट्राई करके देखेंगे और आंसर ला लिए होंगे। देखो अपन क्या
इसका डायरेक्ट मैं ना सही जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप ट्राई कर लिए होंगे तो उम्मीद है कि आ गया होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, 119 डिवाइड बाई 7, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये इनटू और ये इक्वल टू। 119 डिवाइड बाई 7 करोगे क्या आएगा? 119 डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये आएगा 17। 17 प्लस 63 और माइनस ये 24, ये कितना है जी? 72। ये बराबर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 17 प्लस 63 हो गया आपका 80 और 80 माइनस 72 हो गया 8। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। इसको भी ट्राई करो। ठीक है, चलो कर लियोगे। इस केस में ना ये गिना जाता है कि कितने लेटर हैं, जल्दी आपको पहचानना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ठोक अल्फाबेट्स है यहाँ पे। तो ज्यादातर संभावना है कि वो 3-3 के हिस्से में बटा हो या 7-7 के में, लेकिन 3 संभव लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी सी डी 4 ठोक तो अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 7-7 के हिस्से में बटा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं ना पहला इसको डाल के देखता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर सी, सी जुड़ गया 1 2, फिर ट्रिपल सी है। डी के लिए कहाँ जगह है जी? 3 3 6। यहाँ पर ना एक और डॉट था, ठीक है। एक और डॉट कर लेना, डी। तो 21 ही गिना ना, 3 7 7 12 3 14 14 17। अब इसको मिला के 21 होगा। तो चलो लास्ट वाले को डी भी डी कर लेना। तो देखो ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी। ठीक, तो ये फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन पहला सही हो गया आपका। 29वां क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, बहुत बेहतरीन सवाल है रीजनिंग का। ठीक, हर बार इजी वाले नहीं डालेंगे, पिछले बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल डाले, इस बार थोड़ा मॉडरेट से ऊपर है, थोड़ा टफ बोल सकते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन हो, या फिर कॉल उठाना। चलो अब यहां पर उम्मीद कर रहा हूं ट्राई किए होंगे और बना होगा, नहीं बना होगा पता नहीं, लेकिन 90% स्टूडेंट से शायद हो सकता है नहीं बना हो। देखो इसका सॉल्यूशन है 6, ये क्या किया है, इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब, इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब, इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। जैसे देखो इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब यानी कि 6 इंटू 1 6 हो जाता, फिर एक 7, फिर 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 8 जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा, फिर 22 इंटू 3 करते तो 22 इंटू 3 66, और 66 में 3 का क्यूब 27 जोड़ते तो आ जाता 93, 93 इंटू 4 और फिर 4 का क्यूब यानी कि 64 जोड़ने से 436 आता। अब क्या करना पड़ेगा, 436 इंटू 5 करना पड़ेगा और 5 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा। 5 का क्यूब आ जाएगा 125 और ये 5 छक्के 30, 5 तिया 15 3 18, 5 चौक 20 ले 2180 प्लस 125 आ जाएगा आपका 5 2 10 2 2205। एक मिनट कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, 5 चौक 30, 5 तिया 15 18, 5 चौक 20 21, 5 2205। एक मिनट, ओके सॉरी, ये मैं इधर कैरी फॉरवर्ड करना भूल गया। ओके ओके, ठीक ठीक, ये प्लस में गलती कर दी अपन ने। 2180 प्लस 125 करेंगे, 5 8 2 10 1, हाँ ये कैरी फॉरवर्ड करना भूल गया, 2305 आएगा। ठीक है 2305। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपेडिशियन का जो संबंध हड्डियों से है, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर थे ना, उनका संबंध त्वचा से है।
तो नियोनेटोलॉजिस्ट का क्या संबंध है, किससे संबंध है? तो इसको मैं ऐसे करके याद रखा हूँ, आप भी ट्रिक से याद कर सकते हो। नया नया नटखट, नया नटखट, नया नटखट, नया नटखट, नियोनेटो। तो नटखट कौन रहते हैं? शिशुओं लोग, बच्चे लोग। तो इसका संबंध शिशुओं से, इन्फेंट से। अब आया था कंप्यूटर का, इसको भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रखने का प्रयास किया गया है। जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? तो आपका किस में रहेगा? फ्रॉम। जैसे मैं आपको भेज रहा हूं तो फ्रॉम yogensahu10@gmail.com टू में एड्रेस डालेंगे। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो और किसी को भेजना है। ई प्रोम के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या है ये? एक रोम है क्या? रीड ओनली मेमोरी, जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिकली एरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? जी बिल्कुल। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जी बिल्कुल। खास करके पेन ड्राइव रहता है तो नॉन वोलेटाइल है। और सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं, ये डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर डैश की सुरक्षा करते हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। देखो वर्चुअल कीबोर्ड मतलब आपको कीबोर्ड में टाइप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके सामने स्क्रीन में दिख जाता है। तो पासवर्ड चोरी से भी बचा लेता है, ट्रोजन प्रोग्राम से भी और स्पाईवेयर से भी। ठीक है, स्पाईवेयर कोई भाई की जैसी दबाया आपने, हो सकता है वो कोई उस पर जासूसी कर रहा हो, वो रिकॉर्ड हो जाए, तो सबसे बना लेता है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा। इसका मतलब होता है ऑटोसम, और इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। डीबीएमएस उन तालिकाओं से मिलकर बनता है जो डैश नामक पंक्तियों से बनी होती है और स्तंभ जिन्हें कहा जाता है। ठीक है भाई, रोज कॉल्ड एंड डैश कॉल्ड, मेड अप ऑफ रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम्स कॉल्ड डैश। तो देखो आर से रोज, इसको अंग्रेजी में याद करना, आर से रोज और आर से ही रिकॉर्ड। तो रोज को रिकॉर्ड बोला जाता है और कॉलम को फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अगला सवाल देखते हैं। 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों ने साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन इसके संस्थापक थे? तो साधारण वाला थे आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। जिसमें मुख्य नाम हम पढ़ते हैं आनंद मोहन बोस का, तो वहीं से आप जोड़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन की विशेषता है? तो पर्वतीय वन की विशेषता क्या है? सदाबहार चौड़ी पत्ते वाले पेड़, जैसे कि ओक ट्री हो गया, है ना। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो स से संरचना, स से सी करके याद किए थे, याद करो, अनुच्छेद 243 सी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की पहली बड़ी भागीदारी थी कि किस समूह के समर्थन में शुरू किया था? ठीक है भाई, तो ये बिहार में नील किसानों के लिए शुरू किया गया था गांधी जी ने। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू हैं? तो केंद्रीय और राज्य विधानमंडल का क्षेत्रीय विस्तार, जी बिल्कुल। विधायी विषयों का वितरण, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, सभी के सभी सही है। 1 2 3 4। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वो बढ़ जाता है, चाल बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। लंबे पौधों में जल को ऊपर की ओर खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल क्या है? बताओ। वाष्पोत्सर्जन। ये बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है? ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 358 के तहत प्रेसिडेंट, आर्टिकल 358 के तहत प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। कैसे निलंबित होता है? स्वतः, अपने आप। ठीक, अगर आर्टिकल 358 के तहत 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो ये स्वतः हो जाता है और ये कर सकता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ये स्वतः हो जाता है 19। तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो 358। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है? तो आर्टिकल 19 बस स्वतः निलंबित होता है, और उसमें से ये कौन सी धारा में बताया जाता है? 358 में। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का क्या अर्थ है? बहुत जवाब दो, और मुझे मालूम है कि गलत किए होगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मत मार देना। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में तो होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक ऐसे ही एक बार फूड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन था, मैं दिलाया था उस पेपर को, एकदम इजी पूछा था, आई थिंक डॉस, ये फुल फॉर्म पूछा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कोई मार दिया, लेकिन वो कंटेक्स्ट किस में पूछा है इसको भी आपको ध्यान देना है। तो किस कंटेक्स्ट में पूछा जाता है उसको भी ध्यान देना है। भारत के किस गवर्नर जनरल 1848 से 1856, ये मालूम होगा आपका कार्यकाल किसका है?
को मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यवगत के सिद्धांत को लागू करने के साथ जोड़ा गया था। तो ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला कानून कहा और 1919 में इसके खिलाफ अखिल भारतीय जन विरोध का आह्वान किया? तो ये था रॉलेक्ट एक्ट। चेन्नई बंदरगाह किस जल निकाय के किनारे स्थित है, बताइए? तो यह है बंगाल की खाड़ी के किनारे। भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नागरिकता राज्य सूची में सूचीबद्ध है? नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में उन विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित है जो नागरिकता के अधिकार हैं। जी बिल्कुल, 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है। और प्राप्त करने के केवल 3 तरीके हैं? नहीं। आप बताना क्या क्या तरीके हैं, कौन से। निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तशती या सप्तशती नामक पाठ की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो हॉल में कोई गाता गाता चलते रहता तो हॉल में होता है ना, तो ऐसे हॉल याद किए थे। भारत में से कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप सजाए डंडों में एक जोड़े का उपयोग करता है और पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो डांडिया। ठीक, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे मंडूक रिंचक का प्रैक्टिस सेट। इसमें आप ईमानदारी से बताना कि आपके कितने मार्क्स सही और आपको कितने का आंसर मालूम था, कितना आप बना पाए। फिर जैसे 50 में मैंने बोला 25 आ रहा है, यानी कि 100 में आप 50 लेके आएंगे, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा कि आप 80 तक खींचे। ठीक, अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।